नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल के साथ समूचे मध्य प्रदेश में बात करें तो ये सरकार की ओर से कहा गया है कि जब तक तीसरी लहर पूरी तरह से थमेगी, इसकी साफ नहीं हो जाता, तब तक मध्य प्रदेश में स्कूल नहीं खोलेंगे। लेकिन इस बीच स्कूल नहीं खोलने के बाद फैसले को लेकर अब स्कूल संचालक हैं वो लामबंद हुए हैं और मध्य प्रदेश प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं, कुछ फैसला लेने जा रहे हैं। पहले ये बताइए कि स्कूल संचालकों का क्या हाल है? स्कूल संचालकों का हाल बहुत बुरा है और हम जो एमपी बोर्ड से संचालित स्कूल संचालक हैं उनकी हालत तो बद से बदतर है। कई संचालक स्कूल बंद कर चुके हैं, कई बंद करने की कगार पर खड़े हैं और स्थिति देखी जाए तो हम सरकार के फैसले के साथ हैं। बिल्कुल हम बच्चों के साथ हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों का ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम फीस बढ़ाने के मूड में भी नहीं हैं। हमारी बस यही मांग है कि हमारे स्कूल चले कैसे। एक तरफ स्कूल बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ उसका निरीक्षण करवाया जा रहा है। एक तरफ स्कूल बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को बिना टीसी के एडमिशन गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जा रहा है। डीपीआई का आदेश है कि बिना टीसी के एडमिशन नहीं हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक खेल चल रहा है। स्कूल बंद है, स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है मान्यता नवीनीकरण का। हम ये चाहते हैं कि जब स्कूल बंद हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, तो जो स्कूल 2 साल 10 साल 20 साल 25 साल से चल रहे हैं उनका निरीक्षण क्यों हो रहा है? उनका निरीक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको धन उगाही करनी है और इस कोरोना काल में भी स्कूल संचालकों अभी स्कूल बंद है, निरीक्षण चल रहा है जी। किस चीज़ का निरीक्षण? मान्यता वृद्धि का। हम किसी स्कूल की मान्यता 10 साल पुरानी है, किसी की 20 साल, किसी की 15 साल, तो उसमें निरीक्षण कि हमारा स्कूल जब चल रहा है, मान्यता आप ही से मिली हुई है, आपके अंडर में है, तो आज निरीक्षण की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई? हम तो ये चाहते थे कि इस कोरोना में जो शिक्षा विभाग है वो कुछ मतलब अच्छे दिमाग से सोचता और स्कूलों की मान्यता 5 साल के लिए पहली से 12वीं तक की बढ़ा देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। स्कूलों में निरीक्षण करने टीम पहुंच रही है, अब रिकॉर्डिंग कर रही है। जब स्कूल में बच्चे नहीं हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो निरीक्षण किस बात का हो रहा है? इसका साफ अर्थ है, आप तो पत्रकार हैं, कि निरीक्षण किस बात का हो रहा है? पॉकेट का निरीक्षण हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, कब से चल रहा है निरीक्षण? ये निरीक्षण पूरी गर्मी भर चला है, बहुत से जिलों में हो चुका है और दबाव बना करके जिले के संबंधित अधिकारी स्कूल वालों को फ़ोन करके कि आप फाइल लेकर के आइए। स्कूल वालों ने ये तक कहा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक परेशान किया गया। बहुत तो से ये जो निरीक्षण है, नई मान्यता वाले स्कूल हैं उनके लिए है या नवीनीकरण क्या प्रक्रिया है? नवीनीकरण का ये है कि 5 साल की मान्यता दी जाती है, 5 साल के बाद फिर उसका नवीनीकरण होता है 5 साल के लिए। तो चूंकि शासन ने 2021 और 21-22 की मान्यता का नवीनीकरण कर दिया गया है कोरोना काल की वजह से, और आवेदन हम लोगों से 2020-21 से 24-25 तक का करवाया गया। 2 साल की मान्यता दे दी, 3 साल की मान्यता के लिए ये निरीक्षण परीक्षण का कार्य चल रहा है। धन उगाही का, वसूली का, ये बारीकियां क्या है निरीक्षण के दौरान? क्या उस समय स्टाफ होना जरूरी है, वहाँ पर टीचर का होना जरूरी है? क्या नियम निरीक्षण का नियम ये है कि मतलब नियम देखा जाए तो नियम ये है कि एक बार मान्यता दे दी गई, उसके बाद मान्यता वृद्धि की फीस जमा करा ली जाए, मान्यता आगे बढ़ा दी। की बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है निरीक्षण में? अब वो जो देख रहे हैं कि बाथरूम है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, कमरे हैं कि नहीं, यही देखेंगे ना। लाइब्रेरी है कि नहीं, लैब है कि नहीं। हम 25 साल से स्कूल चला रहे हैं, 25 साल में क्या आपने नहीं देखा लैब है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, क्लासरूम है कि नहीं? आपने 25 साल में नहीं देखा। आप रोज हर रोज देखने आते हैं। कोई भी स्कूल संचालक हो, स्कूल में स्कूल को 2 कदम बढ़ाने की बात करेगा, 2 ईंट बढ़ाने की बात करेगा, न कि घटाने की बात करेगा। और एक और बहुत बढ़िया है किस्सा जो कि पूरे प्रदेश में चल रहा है, स्कॉलरशिप का निरीक्षण हो रहा है। जो बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है वो स्कूल वाले, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल वाले, केवल मैपिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनका कोई रोल नहीं है। और कैसे होगा, क्योंकि बच्चे तो अब स्कूल में आए नहीं है साल भर से, तो स्कॉलरशिप का किस तरह जांच होगी? ये सारा काम गवर्नमेंट करती है, संकुल जी। उसमें स्थिति ये है कि अगर बच्चे का हम एप्लीकेशन कर दिए तो स्कॉलरशिप किसको देनी है, कितनी देनी है, ये संकुल और शिक्षा विभाग तय करता है।
नहीं, ये तो स्कूल बताएगा ना कितने बच्चे हैं। सुन लीजिए ना, जैसे हमारे स्कूल की भी वही तय करते हैं जी। तो उनको तय करने से पहले एक हमको लिस्ट देनी चाहिए कि इस बच्चे की स्कॉलरशिप दें, ये बच्चा पात्र है कि नहीं पात्र है, इसके पास जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं है, ये बात तो स्कूल से उनको क्लियर करना चाहिए ना। वो घर बैठे ही वहाँ से एक क्लिक में भुगतान कर दिए। दोषी कौन है? दोषी वो है जो भुगतान किया बिना निरीक्षण परीक्षण किए। एक पत्र भी विद्यालय को नहीं दिया कि आपके इन बच्चों को स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें से किसको स्कॉलरशिप मिली, आपको जानकारी नहीं? हमें नहीं मालूम है, क्यों किस बच्चे के पास जाति है नहीं है ये तो हमसे कभी मांगा नहीं गया। वहाँ से हम तो फॉर्म भर के वहाँ पकड़ा देते हैं। अब वो तय कर लिए तो अगर जाति प्रमाण पत्र है कि नहीं, अगर आप कागज़ चेक करना चाहिए, उसके बाद भुगतान करना चाहिए। लेकिन शिक्षा एक गलती है संकुल की और शिक्षा विभाग की। वो अपनी गलती को छुपाने के लिए जब ऑडिट में पकड़ा गया तब वो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनसे पूरा रिकॉर्ड मांग रहे हैं। तो क्या ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इस बात को लेकर नाराजगी है कि स्कूल बंद करने को लेकर नाराजगी है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर इसमें बता दें असल पर इनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाए हैं कि स्कूल वाला जब मैपिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर मैपिंग करेगा, ऑलरेडी अपने आप स्कॉलरशिप शो हो जाती। स्कूल वाला दोषी कहाँ से है? ना तो हमसे पूछा गया, ना हमसे रिकॉर्ड मांगा गया, अपने आप ही स्कॉलरशिप आ जाती। फिर किनका स्कॉलरशिप वो लोग दिए हैं तो स्कूल को कभी जानकारी नहीं देते। आज हमसे जानकारी मांग रहे हैं स्कूलों में तरह तरह का। फिर उसका एक बहाना है स्कूलों का निरीक्षण के। रही बात अभी जो स्कूलर का निरीक्षण शुरू किए हैं, 50-50 साल से स्कूलें चल रही हैं, 20-20 बार उनका निरीक्षण हो चुका। और जाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल वाला अपनी बिल्डिंग तोड़ के छोटी तो नहीं करेगा, बढ़ाएगा ही। और ये बात हमारी पीएस मैडम से, कमिश्नर मैडम से कई बार हो चुकी कि जो पुरानी स्कूलें हैं नवीनीकरण के नाम पे ये चंदा उगाही का काम बंद किया जाए। क्या देखेंगे, क्या फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे? 15 बार उनका निरीक्षण हो चुका, फिर भी निरीक्षण हो रहा। और इस कोरोना काल में हमारा स्टाफ है नहीं, स्कूलों में पुताई हुई नहीं, आर्थिक रूप से कंगाल हो गए प्राइवेट स्कूल वाले। हर नेता, हर अधिकारी, सबसे हम अपनी वेदना, अपना दुख व्यक्त कर चुके, कोई नहीं सुना। अच्छा, ये बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं तो आप भी स्कूल संचालक ही हैं? संचालक ही हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय ही पर्याप्त जवाब देने के लिए वही समस्या। तो ऐसा तो नहीं है कि अब स्कूल बंद कर दिए तो फिर आपकी पीड़ा आ रही सामने? अध्यक्ष महोदय ही नहीं, पीड़ा तो शुरू से थी लेकिन उसका समाधान होता रहता था। वर्तमान समय में क्या है कि अब 1.5 साल से स्कूल बंद है, ठीक है, ऑफिस खुलता था। अभी स्कूलों में आप लैब में जाओगे धूल जमी होगी, लाइब्रेरी में जाओगे धूल जमी होगी, क्लासरूमों में अस्त व्यस्त है मतलब स्कूलों की व्यवस्था। अब ये दल बना करके सीधे में चढ़ जा रहे हैं। फ़ोन करेंगे कल हम आपके यहाँ 10 लोग आ रहे हैं, इन्हें 27 या 28 दल बनाए हैं, 10-10 स्कूलों को दे रहे हैं। अब वहाँ जा कर के वो वीडियो बनाएंगे लाइब्रेरी का, लैब का, स्टाफ का, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबका एक वीडियो बनाएंगे पेन ड्राइव में करके और फिर DPI भेजेंगे। तो इस समय की स्थिति के अनुसार ये कार्य असंभव है। स्कूल में जब बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं हैं, कोई व्यवस्था अस्त व्यस्त हैं, स्कूल लग ही नहीं रहे तो निरीक्षण की क्या औचित है ये? जबकि हम लोगों ने ऑनलाइन फाइल दे दिए हैं और यही भी कहा गया था कि आप ऑनलाइन कागज़ भेज दो, ऑनलाइन आपकी मान्यता का नवीनीकरण कर दिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन जब हम कागज़ पहुंचा दिए दोबारा हमसे फाइल क्यों मांग रहे हैं कि फाइल बना करके दीजिए और फिर हम निरीक्षण करेंगे, फिर पूरा वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको मालूम है कि आगे क्या क्या होगा। स्कूल वाले डर के मारे बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं। देखिए, आपके आरोप बड़े वो हैं कि स्कूल संचालकों से क्या कुछ डिमांड नहीं की जाती है? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जो मान्यता है उसको विधिवत 5 साल के लिए दे दी जाए। ना हम स्कूल लेके भाग रहे हैं, ना हम कोई स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं। हमारे कच्चा पहले से पारंपरिक थे कि मान्यता देने में दिक्कत क्या है। जब स्कूल चल, हम नए मान्यता की तो बात नहीं कर रहे हैं। जो स्कूल पहले से संचालित हैं उनको मान्यता दे देनी चाहिए। जो जांच चल रही है उस जांच सही होनी चाहिए। जांच उस प्रिंसिपल की होनी चाहिए जिसने कि स्कॉलरशिप दी है जी। जांच उसकी होनी चाहिए जिसने कि एक क्लिक में स्कॉलरशिप सेंक्शन की है जी। जांच स्कूल वालों की हो रही है। ये कौन सा खेल है? हम ये चाहते हैं कि कहीं बिना टीसी के प्रवेश ना हो। हम अगर बिना टीसी के प्रवेश नहीं लेते हैं तो शासकीय स्कूल भी बिना टीसी के प्रवेश न ले। देखिए, ये विषय कई सारे हैं और फिलहाल हम बात करें कि जो स्कूल संचालक हैं इन्होंने मोर्चा खोल लिया है और इसके साथ ही स्कूल से जुड़ी और कौन सी समस्याएं हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके संगठन का नाम क्या है? मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल। जी, आपकी क्या मांग है, आपकी क्या डिमांड है?
हमारी ये मांग है कि हमारा पालकों से और छात्रों से कोई भी हमें समस्या नहीं है। हमने विद्यालय बच्चों को पढ़ाने के लिए खोले हैं, ना कि उनकी शिक्षा से उनको वंचित करने के लिए। बड़े स्कूल डिमांड करते हैं कि हम विद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद करते हैं। हमारे विद्यालय ऑनलाइन बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं, जिसको हम जारी रखेंगे, क्योंकि हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहते। हमारी मांग ये है कि राज्य शासन जो भी निर्धारित मापदंड पे अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, कोरोना संक्रमण काल की स्थिति खत्म होने के बाद जैसे पूर्वत विद्यालय चलते थे सापेक्ष रूप से, हम उस तरह विद्यालय चलाएंगे और बच्चों को हम शिक्षण देंगे। हम किसी भी प्रकार से बच्चों को शिक्षण से बाधित नहीं करना। फिर आपत्ति क्या है आपकी? आप तो पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, क्या आपत्ति है आपकी? इसमें हमारी आपत्ति ये है कि राज्य शासन ने अभी तक जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स को मोहल्ला क्लासेस की अनुमति दी है, उस तरह के मोहल्ला क्लासेस की अनुमति हम निजी विद्यालयों को भी देना चाहिए, जिससे हम 5 या 10 की संख्या में बच्चों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अलग अलग बिठा के थोड़ा सा उनको पढ़ा सकें। जी, और क्या चाहते हैं आप? इसके अलावा हमारी मांगे ये हैं कि आरटी का जो शुल्क की हमारी प्रतिपूर्ति होती है, सत्र 2016-17 से आरटी के समस्त एडमिशन शासन द्वारा ऑनलाइन हमें दिए जाते हैं, जिसमें एडमिशन के समय विद्यालय की कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। एडमिशन देने के समय पर नोडल अधिकारियों द्वारा एवं शासन द्वारा सत्यापन अधिकारियों को निर्धारित करके उनके द्वारा पूरी चीज़ पूरे दस्तावेजों की जांच करने के बाद कि जो है अब बार-बार प्रोसेस नहीं की जाए, है ना? बार-बार प्रोसेस हमारी नहीं करना चाहिए आपके। लेकिन सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं, तो सरकार का यही कहना है कि बच्चों को नहीं भेज सकते, जोखिम में नहीं डाल सकते बच्चों को। सरकार की नीतियों पे तो हमें विश्वास ही नहीं है। सरकार दोहरी राजनीति चला रही है। सरकार स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से कोरोना काल में अभिभावकों को अपने पक्ष में करना चाह रही है, लेकिन उन्हीं अभिभावकों के बच्चों को जिनको लगातार 2 वर्षों से शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि आपको बतला दें, सरकार यदि चाहे तो जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से किया, वो प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की सुविधा दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं तो शासन की मान्यता के द्वारा ही चल रहे हैं। अवैध स्कूल कोई भी नहीं चल रहे हैं। नहीं, तो ऑनलाइन स्कूल तो जो क्लासेस तो शुरू है ना? क्लासेस शुरू हैं, लेकिन आप बतलाएं कि जब प्राइवेट स्कूल वालों के लिए आदेश निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि कोई भी अभिभावक पैसा दे या ना दे, उसको दबाव नहीं दे सकते हम लोग। आप बतलाएं कोई भी संस्था बिना फीस के, बिना शुल्क के चलाई जा सकती है। इसका क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट ये आ रहा है कि हम पैसे नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। करोड़ों और लाखों की संख्या में सभी स्कूलों के पैसे पड़े हुए हैं। अब हम लोग 10वीं के बच्चों को अपलोड करें, उनकी सीट बनाएं, तो हमें उसके लिए स्टाफ कहाँ से मिलेगा जब उनको पेमेंट नहीं देंगे? लगातार साल भर से हम लोग उन टीचरों के माध्यम से जिनको हम पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, 4-4 महीने से उनकी पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन शासन द्वारा पेरेंट्स को बीच में एक छोटी सी गाइडलाइन देके कि आप चाहें तो आप फीस ना जमा करें। स्कूल वाले कोई नियम है क्या कि फीस जमा ना करें? कोई नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। शिक्षा संहिता में यह है। चीज स्पष्ट दी गई है, यदि किसी भी पालक पर किसी भी प्रकार का शुल्क प्रतिभारित है और उससे वो शुल्क लेना बकाया है, तो उस कंडीशन में उसकी टीसी रोकी जा सकती है। किंतु शासन के अधिकारियों, कलेक्टर एवं अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से बार बार निजी स्कूलों पर यह दबाव डाला जाता है कि आप बगैर शुल्क लिए टीसी दे दें। अच्छा, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पैसे जमा नहीं कर पाए तो पढ़ाई नहीं रोक सकते, टीसी नहीं रोक सकते, तो इसका रिजल्ट क्या है? स्कूलों में कितने जो फ़ी है कितनी आ रही है? फीस नहीं के बराबर आ रही है। मतलब कहीं कहीं तो ये 10% फीस नहीं हो पा रही है पूरी, और उससे मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में विद्यालय संचालकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आपके मध्यम स्कूल है, छोटे स्कूल हैं आपको, क्या वहाँ भी लोग पैसे नहीं दे रहे हैं? सर, मध्यम स्कूलों की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर क्या हुआ था, जब ये कोरोना काल चालू हुआ था तो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया था कि हम मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, आप चिंता ना करो, आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो ओरल बोल दिया, कोई आदेश तो दिया नहीं था, और पेरेंट्स ने उस क्लिपिंग को जो है संभाल के रख लिया। और अब आज तक पेरेंट्स आकर स्कूलों में यही बोलते हैं कि सरकार ने तो फीस माफ़ कर दी। तो हम किस प्रकार पेरेंट्स को समझाएं कि आप फीस जमा करें? बड़े स्कूल हैं जिनका बड़ा मैनेजमेंट है, वो तो तमाम रूलिंग का फॉलो करा लेते हैं, तो क्या आपके स्कूल में ही पैसे नहीं मिल पा रहे हैं? सर, पैसा बिल्कुल इसमें मिल नहीं पा रहा है। इस संबंध में एक्चुअल शासन ने आज से कुछ समय पूर्व एक निर्देश जारी किया था, लेकिन उस निर्देश को अभी तक किसी भी, कहते हैं ना कि पब्लिक जो चाहती है कोई भी व्यक्ति उसे ही हाईलाइट करता है, तो इसी तरीके से पब्लिक ने सोशल मीडिया के माध्यम से उस चीज़ को हाईलाइट किया कि इसको फ़ीस नहीं भरना, जबकि शासन ने जो आदेश दिया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि किसी भी छात्र की फ़ीस आपको ट्यूशन फ़ीस के रूप में लेना है। अगर वो नहीं भरता है तो उससे टीसी के बदले में एक अंडरटेकिंग लिया जाए
लेकिन उस अंडरटेकिंग के बीच में इस तरह के आदेशों को शासन खुद ही गायब करवा देता है और दूसरी बातें भ्रमित करने के कितना लिए मुश्किल कितना हो गया स्कूल मेंटेन करना। हम संचालन की तो बात नहीं कर रहे हैं, अब तो मेंटेनेंस ही चल रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय इस समय कम से कम 80% हैं, सबसे ज़्यादा 20% बड़े स्कूल हैं हाई लेवल पे, लेकिन 80% में कम से कम 50% स्कूल इस कोरोना काल में बंद होने के कारण में ना वो टीचर को दे पा रहे, वेतन तक नहीं दे पा रहे, शासन किसी प्रकार की मदद नहीं कर रहा। अकेले देवास में सर मैं इसमें आपको बताऊंगा कि तकरीबन 12 स्कूल संचालक और हमारे प्रांतीय संगठन के जो पितृ पुरुष हैं श्री स्वर्गीय कैलाश चंद्र जी आचार्य जी, उनका भी इसी कोरोना काल में निधन हो गया। पढ़ाने के लिए हम लोग सहमत हैं, ऑनलाइन हम लोग शिक्षण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी है कि सत्र 2020-21 का शिक्षण शुल्क पालकों को देना होगा, पालक देने तैयार है, हम लेने तैयार हैं, तो राज्य शासन विगत 1 वर्ष से, जब से ये 1.5 साल से 15 महीने से कोरोना काल चल रहा है, इस तरह के भ्रमित करने वाले आदेश क्यों निकालती है, जिससे पालक भी भ्रमित होता है और विद्यालय संचालक भी भ्रमित होता है। हमारा ये मांग है कि एक सिंगल स्पष्ट आदेश निकाला जाए। जैसे पहला मुद्दा शिक्षण शुल्क का, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि शिक्षण शुल्क लिया जाना है और शिक्षण शुल्क पालक को देना है और विद्यालय को लेना है, तो राज्य शासन को इस पर एक स्पष्ट एडवाइजरी जारी करना चाहिए, भ्रम देने वाले बयान नहीं देना चाहिए। दूसरा मुद्दा आरटी, सत्र 2016-17 से जब आपने हमें ऑनलाइन एडमिशन दिए हैं, आपने हमें पात्र करके दिए हैं, तो उनके अनावश्यक दस्तावेजों के बार बार सत्यापन बंद होना चाहिए। तो अब क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या करने जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में जो भी स्टाफ है उनका पिछले 16 माह से पेमेंट नहीं हुआ है और शासन ने भी एक आदेश जारी किया था जिसमें ये बोला गया था कि आपका जो पेमेंट किया है स्टाफ के लिए वो आप हमें पे स्लिप दीजिए। तो जब हमारे पास ही पैसा नहीं आएगा तो हम टीचर्स को पेमेंट कैसे करेंगे? तो शासन को ये एडवाइस देना चाहते हैं, जिस प्रकार से कर्नाटक की सरकार ने टीचर्स के लिए एक मानदेय दिया हुआ है कि हम आपको कम से कम 2000 रुपये महीने की और प्लस राशन पानी देंगे जब तक कोरोना काल ख़त्म नहीं होगा। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी जो हमारे स्टाफ में उनके लिए कम से कम इतना वेतन दें कि हम लोग जो बेहद मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो सरकार यदि दे दे तो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सरकार से यही डिमांड है आपकी? जी, हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जिस प्रकार से किसानों जब कोई घटना होती है तो किसानों उनको जैसे ओले वगैरह पड़ जाते हैं तो उनको जब राहत पैकेज दिया जाता है, टीचर हमें भी ऐसा राहत पैकेज दिया जाए। जो कोरोना महामारी है इसमें हमारी भी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, टीचरों को सैलरी मिल रही है, उनको घर चलाने के लिए घर नहीं चल पा रहा उनका, जो कि स्कूल के ऊपर ही निर्भर थे, आज वो बेरोजगार हो गए हैं। तो या तो स्कूल जल्दी से जल्दी प्रारंभ किया जाए वो, या सरकार हमें कोई राहत पैकेज ऐसा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं? सर जैसे कि शासन मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग के लिए 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, तो आज तक उन 6 मंत्रियों ने कुछ भी शिक्षा विभाग के लिए नहीं किया है और ना तो कोई जानकारी स्कूलों द्वारा मांगी गई है, स्कूलों से मांगी गई है कि कोई आप जानकारी दीजिए, टीचर की जानकारी दीजिए। तो मतलब वो इस तरह अनाथों की तरह छोड़ दिया गया है। जब बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 45,000 स्कूल हैं, है ना? इसमें से अधिकांश जो स्कूल ऐसे हैं जो जैसे मध्यम स्कूल कहा जाता है, छोटे हैं, उसी जो बच्चों से फीस आती है उसी से पूरा संचालन होता है। तो कैसे, कितने स्कूलों की ये स्थिति बनी हुई है? लगभग 80% स्कूल वाले ऐसे हैं जिनकी यही स्थिति है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल अभी बैंक से फाइनेंस है या कि किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई है और आज की डेट पर पूरी तरह से परेशान है। और शासन से हम अनुरोध करते हैं कि हम सभी लोग, जिस तरह से आपने सारी व्यवस्थाएं खोल दी है, यहाँ तक कि मिनी बस चल रही हैं, मिनी बस में आपने कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया है कि 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा बस से सफ़र नहीं करेगा। यदि बच्चा वहाँ पर सफ़र कर सकता है तो स्कूल में काम करने वाला हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोरोना गाइडलाइन उसको मालूम है, किस तरह से बच्चे को सुरक्षित रखा जा सकता है। हम पूरा विश्वास दिलवाते हैं कि हम उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो बच्चा कोरोना से प्रभावित नहीं होगा, ये मेरी जवाबदारी है। आप उस बच्चे को स्कूल आने की परमिशन दीजिए, जितना भी गाइडलाइन है सारी गाइडलाइन का हम पालन करेंगे और साथ साथ इवन आर्ड तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि हमारे स्कूल की क्षमता 30 बच्चों को बैठाने की है तो हम एक दिन 15 बच्चे को बुलाएंगे और वहाँ पर हम ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे घर में होंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से वो 15 बच्चे पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम दूसरे बच्चों को बुलाएंगे जो बच्चे एक दिन घर में थे। एक विचार जो है इधर से दिया गया है, एक सोच दी गई कि जब बस में बच्चा सफ़र कर सकता है तो स्कूल क्यों नहीं आ सकता? वही हमारा मानना है कि आपने शादी के लिए संख्या तय कर दी है, मृत्यु के उपरांत भी संख्या तय कर दी है,
आप मोहल्ला क्लास से 15-15 की लगा रहे हैं, तो फिर निजी विद्यालयों से स्वतंत्र व्यवहार शासन क्यों कर रहा है? लेकिन बार बार यही कहा जाता है कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है, पेरेंट्स नहीं, ऐसा नहीं है। सभी सुरक्षित है। बड़ी बड़ी प्रेमाइसेस है, आप संख्या निर्धारित करें, सम विषम आधार पे करें। मोहल्ले सप्ताह में 2 दिन 3 दिन की हमको क्लास लगाने की अनुमति दें, तो हम उसको भी क्रियान्वित करेंगे। और विगत हम कोई डिमांड करने जा रहे हैं सरकार से? सर, हमारी जो 12 सूत्री मांगे हैं, वो 12 सूत्री मांगों के लिए हमारे जो प्रांत अध्यक्ष महोदय हैं दीपेश जी, यही आपको ज़्यादा विस्तृत बताएं। 12 सूत्री मांगों को लेकर हम विगत 8 माह से आंदोलनरत हैं और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग को भैंस का प्रतीक मानकर भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है। अभी हम तहसील स्तर पर कर रहे हैं आंदोलन, अब जिला स्तर पर करेंगे। उसके बाद भी अगर मध्य प्रदेश शासन हमारी नहीं सुनता है या 12 सूत्री मांगों को नहीं मानता है, तो पुनः एक बार हम 21 दिसंबर 2020 जैसा आंदोलन भोपाल में इसी जगह पर करेंगे, जो हमने पूर्व में किया था, पर वह अनिश्चितकालीन चलेगा। जिस प्रकार राज्य शासन दूसरे लोगों के लिए आदेश निकालता है और स्पष्ट आदेश निकालता है, क्या इस तरह के स्पष्ट आदेश शिक्षा विभाग के लिए नहीं निकालना चाहिए? शिक्षा मंत्री जी जो आदेश निकालते हैं वो खुद के ही आदेशों में भ्रमित हो जाते हैं। एक आदेश दूसरी बात कहता है, दूसरी आदेश दूसरी बात कहता है। जिस प्रकार अभी आदेश दिया गया कि आरटी के बच्चों को पढ़ाना, जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनका शुल्क हमें शासन देता है, उनको पढ़ाना हमारे लिए कंपलसरी है। हम उनको पढ़ाने तैयार हैं, हम उनको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम किसी भी बच्चे की शिक्षा का कोई अधिकार रोकना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही दूसरा आदेश कहता है आपको बच्चे को या तो टीसी दे दीजिए या आप उसको फीस मत लीजिए, उसको अब हम कैसे पढ़ाएं? क्योंकि आप ये फीस हमें 4 साल नहीं देते आरटी की, और उन्हीं बच्चों की जो हमें फीस दे रहे हैं उनसे हमारे विद्यालय चल रहे हैं। उनकी फ़ीस के लिए आप बोल देते हो इनको टीसी दे दीजिए, इनकी आप फीस मत लीजिए। 10% शुल्क वृद्धि का एक स्पष्ट आदेश है हमारे पास कि फीस अधिनियम के तहत हम 10% शुल्क वृद्धि कर सकते हैं। एक छोटा और मझोला विद्यालय जिसकी वार्षिक शुल्क 10,000 के अंदर अंदर है, वो यदि 10% वार्षिक शुल्क बढ़ाता, जो सिर्फ उसका शिक्षण शुल्क है, कुल 1,000 रुपये बढ़ती है। वहीं एक बड़े स्कूल का जिसका वार्षिक शुल्क 1 लाख से ऊपर है, वो अपनी समाहित शुल्क का 10% बढ़ाता है, वो 10,000 होता है, जो हमारे वार्षिक शुल्क के बराबर है। किसी भी अभिभावक को हमें बढ़ा हुआ 10% शिक्षण शुल्क देने में कोई समस्या नहीं है। जो मुख्य समस्या है वो है बड़े स्कूलों के समाहित 1-1 लाख मतलब अंतर करना होगा बड़े स्कूलों मध्यम स्कूलों में। शासन को बड़े स्कूल छोटे स्कूल में अंतर करे या ना करे, उसको अपनी नीतियों और रीतियों में जरूर एक बार बैठ के विचार करना होगा। यदि सरकार अपनी रीति और नीति बिल्कुल क्लियर रखेगी तभी बच्चे पढ़ पाएंगे और जब वो शिक्षा से वंचित नहीं रहे। पहला उद्देश्य तो हमारा ये है। हम लोग इतने सक्षम हैं कि ठीक है, यदि बच्चे पढ़ लें, हमारी बात है तो हम अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में पाल लेंगे। दूसरे लोग भी सब्जी बेच रहे हैं, ठेला धकेल रहे हैं, हम लोग भी धकेल लेंगे। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने वाला तो पहले तैयार हो कि किसके माध्यम से उनको आप शिक्षा देंगे। शासन स्कूल वालों की बिजली का बिल यथावत ले रही है, सारे टैक्स यथावत लगा रही है, यहाँ तक कि स्कूल की मान्यता शुल्क, संबद्धता शुल्क भी बराबर ली, बढ़ा के भी ली। बच्चों को, जिन बच्चों के अभिभावकों के बहुत बड़े हितैषी मुख्यमंत्री जी अपने आप को मानते हैं, शिक्षा मंत्री जी मानते हैं, कोरोना काल में लेट फीस के साथ में उनके परीक्षा फॉर्म भरवाए गए। 10-10 हज़ार रुपये परीक्षा लेट फीस के साथ में परीक्षा फॉर्म भर के बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। नामांकन शुल्क बढ़ा के लिए इस साल कोरोना काल में, पहले जहां 70-75 रुपये था, आज वो 250 के समथिंग पहुंच गया। तो वहां उनको नहीं समझ में आया कि मैं अभिभावकों का हेल्प कर रहा हूं, उनको आर्थिक दिक्कत है। इसके साथ साथ जब बच्चों के एग्ज़ाम होते थे, प्राइवेट स्कूलों से, गवर्नमेंट स्कूलों से टीचर्स मिलके कॉपियां चेक करते थे, रिजल्ट शीट बनाते थे। आज की डेट पर सारे बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों के रिजल्ट शीट, रिजल्ट बनाने का काम प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी कर रहे हैं अपने अपने स्कूलों में, और सारा सीट कंप्लीट करवा के और भेज रहे हैं। लेकिन शासन द्वारा इस प्राइवेट स्कूल के उन कर्मचारियों को जहां पहले कॉपी चेक करने का पैसा दिया जाता था, स्कूल संस्थाओं के खाते में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सरकार को जो उनका बजट है, उनका खजाना है, वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्कूल वालों को परेशान किया जा रहा है। हमारे ऊपर सारे नियम लादे जा रहे हैं निजी स्कूलों पर, और शासन अभिभावकों से तो पैसा एक बार फिर भी हम यही कहेंगे कि हेल्थ के हिसाब से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेने के बाद ही फैसला होना चाहिए। ऐसा फैसला आपकी मांग है? ऐसा तो नहीं, हमारा ये मांग है, जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट जो समिति है, और जहाँ पर कोरोना है जो शून्य हो गया है, जो आंकड़ा शून्य आ रहा है, वहाँ तो आप लगाइए, ग्रामीण अंचल हो या शहरी। तीसरी लहर की भी तो अभी आशंका है ना सर? ये आशंका है,
लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जैसे एम्स के डॉक्टरों ने भी कहा है कि अभी श्योर नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों की होगी। यूनिसेफ ने भी कह दिया, WHO ने भी कह दिया, सभी ने कहा, पर सिर्फ मध्य प्रदेश शासन ही कह रहा है कि तीसरी लहर आएगी और बच्चों की आएगी। विकल्प देखना चाहिए, विकल्प पे विचार करना चाहिए। देखिए, तमाम हम स्कूल संचालकों की हमने बातचीत की है। जाहिर तौर पर है, जब स्कूल बंद हैं और स्कूल के लिए जो आदेश जारी कर दिए जाते हैं बच्चों के लिए कि फीस देना ज़रूरी नहीं है, तो ये तमाम आर्थिक संकट यहाँ पर गहराया हुआ है। हालांकि स्कूल संचालक यही डिमांड कर रहे हैं कि कुछ वैकल्पिक तरीकों के साथ, कुछ रियायत के साथ स्कूल शुरू किए जाना चाहिए। लेकिन क्या स्कूल शुरू किए जा सकते हैं, इसको लेकर जो तमाम स्कूल संचालक हैं उनका यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स भी हैं, उनकी राय ले सरकार और राय लेने के बाद इस संबंध में कोई कठोर कदम उठाए। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।